हेलो एवरीवन। सो कल के लेक्चर में हमने टाइम डोमेन एनालिसिस स्टार्ट किया था, जिसका एक एग्जांपल हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देखे। वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। फिर उसके बाद नॉर्मल कंडीशन क्या है, स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है, वो भी हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आई एल जीरो माइनस इज इक्वल्स टू आई एल जीरो प्लस। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। सो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी मैंने आपको बताए थे। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। कल के वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि उनको इफेक्ट ऑफ जीटा, दैट इज डैम्पिंग फैक्टर, उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो उसके रिलेटेड भी वीडियो मैं जल्दी से अपने आर्केडमी के यूट्यूब चैनल पर लेके आऊंगा। ओके, सो ऐसे ही आप लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो डिमांड है आपका, वो कमेंट बॉक्स में लिखा करो। तो उसके रिलेटेड हम लोग वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ जीटा, इसके रिलेटेड एक लेक्चर में जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आऊंगा। चलो, तो ये एग्जांपल देखते हैं। कल हमने जो एग्जांपल देखा था वो सीरीज कॉम्बिनेशन का था, मतलब वहां पर केवीएल इक्वेशन अप्लाई किया था। इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, टी इज इक्वल्स टू 0 माइनस। ओके, तो स्टेप नंबर 1, टी इज इक्वल्स टू 0 माइनस जस्ट बिफोर स्विचिंग। अब चेक करो, बिफोर स्विचिंग स्विच कैसा है। बिफोर स्विचिंग स्विच क्लोज है, आफ्टर स्विचिंग वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ये एरो जो है ये हमें फ्यूचर बताता है, करेक्ट। तो एरो के डायरेक्शन से अगर डिसाइड करेंगे तो बिफोर स्विचिंग स्विच कैसा है, क्लोज, एंड आफ्टर वो ओपन हो रहा है। तो सर्किट डायग्राम चेक करो कैसा आएगा। सो करंट सोर्स है 10 एम्पियर। वी ऑफ 0 माइनस, क्योंकि टी का वैल्यू कितना है, 0 माइनस, एंड 1 किलो ओम, नेक्स्ट 1 माइक्रोफैरेड। अब चेक करो, बिफोर स्विचिंग स्विच क्लोज है, मतलब यहां पर शॉर्ट सर्किट है। अब शॉर्ट सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। मैक्सिमम मतलब ये 10 एम्पियर करंट जो है वो यहां पर आने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। करंट हमेशा कहां पर डिवाइड होता है, नोड पर डिवाइड होता है, जंक्शन पर डिवाइड होता है। जहां पर मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं उस पॉइंट को नोड या फिर जंक्शन कहता है। तो इस पॉइंट पर देखो, करंट डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा 10 एम्पियर करंट जो है वो इस शॉर्ट सर्किट पाथ में से फ्लो होगा, वो आगे की तरफ मूव करेगा ही नहीं। मतलब रेजिस्टर और कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं होगा। रेजिस्टर कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं होगा, करेक्ट। पूरा करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट में से ही फ्लो होते रहेगा। क्लियर है। तो कैपेसिटर इज अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन बिफोर स्विचिंग अगर इंडक्टर या फिर कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन होता है, करेक्ट। एंड नॉर्मल कंडीशन में कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, नॉर्मल कंडीशन में टी इज इक्वल्स टू 0 माइनस में कैपेसिटर कैपेसिटर बिहेव करेगा, करेक्ट। उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट। सो कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब वो चार्ज नहीं होगा। अब चार्ज नहीं होगा तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। तो वीसी 0 माइनस इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, वी ऑफ 0 माइनस कितना होगा, रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, जीरो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। और रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज आपको यहां पर नोड पर मिलेगा। तो रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, जीरो, तो इसलिए नोड का भी वोल्टेज कितना होगा, जीरो। सो वी ऑफ 0 माइनस इज इक्वल्स टू 0। ये दो अलग अलग वोल्टेजेस है। वीसी 0 माइनस कौन है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, एंड वी 0 माइनस कौन है, नोड वोल्टेज है। अब दोनों वैल्यू जीरो है। चलो, तो स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया यहां पर। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस जस्ट आफ्टर स्विचिंग। आफ्टर स्विचिंग स्विच ओपन हो रहा है ना। तो सर्किट डायग्राम चेक करो।
सो ये मिल गया मुझे 10 एम्पियर, ये 1 किलो ओम, स्विच ओपन हो गया, ये आएगा V0 प्लस और ये 1 माइक्रोफैरेड, करेक्ट। अब बिफोर स्विचिंग कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो है, तो आफ्टर स्विचिंग भी कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा, जीरो ही होगा, बिकॉज कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। तो बिफोर स्विचिंग जितना वोल्टेज है एग्जैक्ट वही वोल्टेज, उतना ही वोल्टेज आफ्टर स्विचिंग होना चाहिए। अब आफ्टर स्विचिंग वोल्टेज कितना चाहिए मुझे, जीरो। तो जीरो वोल्टेज के लिए कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, चेक करो, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट में वोल्टेज जीरो नहीं है, इन्फिनिटी है, एंड शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना है, जीरो है। तो जीरो वोल्टेज के लिए कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट। तो इस कैपेसिटर को हम लोग रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से, ऐसे, क्लियर। अब चेक करो 1 किलो ओम में से कितना करंट फ्लो होगा, 1 किलो ओम में से अभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो, अब ये 10 एम्पियर करंट इस पॉइंट पर आने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में से करंट कभी फ्लो होता है क्या, नहीं, करंट जीरो होता है। मतलब ये 10 एम्पियर पूरा का पूरा करंट आगे पास होगा। अब आगे जाने के बाद उसको यहां पर दो ब्रांचेस मिल रहे हैं, एक ब्रांच में रेजिस्टर है और एक ब्रांच में शॉर्ट सर्किट है। तो पूरा का पूरा करंट कहां से फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट में से फ्लो होगा। मतलब ये 10 एम्पियर जो है वो पूरा का पूरा इस पाथ में से फ्लो होगा। 1 किलो ओम में से करंट फ्लो होने का कोई चांस ही नहीं है, करेक्ट। मतलब रेजिस्टर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज जीरो, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज है एग्जैक्ट वही वोल्टेज कौन है, V0 प्लस है। तो इस बार भी V0 प्लस, इस बार भी नोड वोल्टेज कितना रहेगा, जीरो होगा, ओके, नोड वोल्टेज जीरो। तो चलो फर्स्ट वैल्यू मुझे मिल चुका है, V फॉर जीरो प्लस। मुझे और दो वैल्यूज चाहिए, dV अपॉन dt, d स्क्वायर V अपॉन dt स्क्वायर फॉर जीरो प्लस। चलो तो स्टेप नंबर 2 भी अपना यहां पर कंप्लीट हो गया, जस्ट आफ्टर स्विचिंग, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, t ग्रेटर देन जीरो। स्टेप नंबर 3, t ग्रेटर देन जीरो आफ्टर स्विचिंग। अब जस्ट आफ्टर स्विचिंग कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, सॉरी शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। अब ये कैपेसिटर लाइफ टाइम के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, नहीं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। आफ्टर सम टाइम वो अपने फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, कैपेसिटर फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब फिर से वो कैपेसिटर बन जाएगा। अब इस बार देखो, ये स्विच वाला ब्रांच ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्विच ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो वो ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, वैसे भी वो ओपन सर्किट है। तो मैं डायरेक्ट रेजिस्टर ले रहा हूं और कैपेसिटर ले रहा हूं। सो 10 एम्पियर यहाँ पर आएगा V ऑफ टी, रेजिस्टर का वैल्यू 1 किलो ओम एंड कैपेसिटर 1 माइक्रो फैरेड, ओके। अब यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स पैरेलल कनेक्टेड है, और पैरेलल में हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, करेक्ट। अब ये 10 एम्पियर करंट सोर्स जो है वो इस नोड पर आने के बाद, जंक्शन पर आने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, करेक्ट। मतलब ये 10 एम्पियर कौन हो गया, टोटल करंट ना, आई ऑफ टी। ये टोटल करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये आएगा आई आर ऑफ टी, और ये वाला करंट कौन कौन होगा, आई सी ऑफ टी, करेक्ट। तो केसीएल इक्वेशन देखो, केसीएल इक्वेशन, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आई ऑफ टी इनकमिंग है, आई आर एंड आई सी दोनों आउटगोइंग है, तो आई आर ऑफ टी प्लस आई सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई ऑफ टी। यहां पर आपको करंट इक्वेशन लेना है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इनकमिंग करंट। अब करंट इक्वेशन चेक करो, ये फॉर्मूलेज हमने कल डिस्कस किए थे। रेजिस्टर का करंट इक्वेशन है V ऑफ टी अपॉन आर, एंड कैपेसिटर का करंट इक्वेशन है C dV ऑफ टी अपॉन डी टी, करेक्ट। चलो तो रेजिस्टर का करंट इक्वेशन क्या है, V ऑफ टी अपॉन आर, एंड कैपेसिटर का करंट इक्वेशन क्या है, C dV ऑफ टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू I ऑफ टी, ओके। चलो R का वैल्यू पुट करते हैं, 1 किलो ओम, किलो मतलब 1000 ओम,
सो ये आएगा v ऑफ t अपॉन 1000 प्लस c, कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6 dv ऑफ t अपॉन dt इज इक्वल्स टू i ऑफ t। टोटल करंट कितना है, सप्लाई करंट 10 एम्पियर, करेक्ट। चलो सो आगे बढ़ते हैं फिर। अब कैलकुलेट क्या क्या करना है, देखो मुझे v ऑफ t कैलकुलेट करना है फॉर 0+, वो वैल्यू मुझे मिल चुका है यहाँ पर, करेक्ट। एंड सेकंड है dv ऑफ t अपॉन dt, dv ऑफ t अपॉन dt, ये वाला टर्म यहाँ पर दिख रहा है, देखो मतलब डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या करूंगा, t इज इक्वल्स टू 0+ पुट करूंगा। सो पुट t इज इक्वल्स टू 0+, तो यह आएगा v ऑफ 0+ डिवाइड बाय 1000 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻6 dv ऑफ 0 प्लस अपॉन dt इज इक्वल्स टू 10। अब v ऑफ 0+ कितना है 0, तो 0 अपॉन 1000 0, ये कंप्लीट टर्म 0 हो गया। तो नेक्स्ट क्या आएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 dv ऑफ 0+ अपॉन dt इज इक्वल्स टू 10, करेक्ट। अब ये 1 इंटू 10⁻⁻6 राइट साइड शिफ्ट करो, डिनोमिनेटर में जाएगा, सो dv ऑफ 0+ अपॉन dt इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 1 इंटू 10⁻⁻6, करेक्ट। सो 10 अपॉन 1 10 ही होता है, एंड 10⁻⁻6 ऊपर शिफ्ट करेंगे, सो dv ऑफ 0+ अपॉन dt इज इक्वल्स टू, यह आएगा 10 इंटू 10⁻⁻6, यूनिट आएगा वोल्ट्स पर सेकेंड। न्यूमरेटर में v है, v दैट इज वोल्टेज, एंड डिनोमिनेटर में टाइम, टाइम के यूनिट सेकेंड, सो वोल्ट्स पर सेकेंड। सो ये मिल गया मुझे dv ऑफ 0+ अपॉन dt। अब मुझे और एक वैल्यू कैलकुलेट करना है, d² अपॉन dt², तो उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं, सो इक्वेशन 1 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बता इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, सो 1 अपॉन 1000 dv ऑफ t अपॉन dt प्लस यह आएगा 10⁻⁻6 d² v ऑफ t अपॉन dt², एंड 10 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है ना, ये 10 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा 0। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर d² v अपॉन dt² टर्म दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग t इज इक्वल्स टू 0+ पुट कर सकते हैं, तो पुट t इज इक्वल्स टू 0+, यह आएगा 1 अपॉन 1000 dv ऑफ 0+ अपॉन dt प्लस 10⁻⁻6 d² v ऑफ 0+ अपॉन dt² इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अब वैल्यूज पुट करते हैं। dv ऑफ 0+ अपॉन dt का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10⁻⁶, सो 10 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1000 प्लस 10⁻⁻6 d² v ऑफ 0+ अपॉन dt² इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब इसके बाद इसको मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा, तो ये आएगा 10⁻⁻6 d² v ऑफ 0+ अपॉन dt² इज इक्वल्स टू, राइट साइड शिफ्ट करने के बाद माइनस 10 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1000। नेक्स्ट d² v ऑफ 0+ अपॉन dt² इज इक्वल्स टू माइनस 10 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1000 इंटू, ये 10⁻⁻6 राइट साइड डिनोमिनेटर में जाएगा, सो d² v ऑफ 0+ अपॉन dt² इज इक्वल्स टू, इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ पर एक 0 कैंसिल होगा, सो 1 डिवाइड बाय 100, सो 1 डिवाइड बाय 100 0.001, 1 डिवाइड बाय 100, सो 0.01, सॉरी, तो माइनस 0.01 इंटू 10⁻, ये -6 ऊपर जाएगा तो +6 होगा ना, सो एंड 6 + 6 12 हो जाएगा, 6 + 6 12, सो ये आएगा वोल्ट्स पर सेकेंड स्क्वायर, ओके।
आप लोग चाहिए तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके चलो, सो -0.01 इंटू 10⁻² +12 वोल्टेज पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। मुझे 3 वैल्यूज कैलकुलेट करने थे। एक था V फॉर 0+ जो हमें स्टेप 2 में ही मिल गया था। इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके ये। ओके सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे स्टेप नंबर 1 एंड 2। स्टेप नंबर 3 जो है ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है। आप लोग 3-4 एग्जाम्पल कंटिन्यू सॉल्व करोगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा उसमें। फिर आपको पता चलेगा कि अरे ये स्टेप नंबर 3 का कैलकुलेशन तो सभी प्रॉब्लम में सेम टू सेम करना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको हल्के में लेते हैं। करेक्ट। तो इस एग्जाम्पल में हमने वोल्टेज के ऊपर कैलकुलेशन काम किया। वोल्टेज कैलकुलेट किया V dV अपॉन dt d² V अपॉन dt²। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, ये वाला एग्जाम्पल। फाइंड I di by dt d² I अपॉन dt² फॉर t इज इक्वल टू 0+। स्टार्ट करते हैं फिर स्टेप नंबर 1। t इज इक्वल टू 0- जस्ट बिफोर स्विचिंग। अब चेक करो बिफोर स्विचिंग स्विच कहां पर है। बिफोर स्विचिंग स्विच जो है वो पोजीशन 1 पर है, पोजीशन 1 पर। तो सर्किट डायग्राम देखो, सर्किट डायग्राम में 50 वोल्ट आएगा। ये 10 वोल्ट कुछ काम का ही नहीं है, 10 वोल्ट कहीं पर कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। और ये आएगा I ऑफ 0+, सॉरी 0-। स्टेप 1 चालू है ना अपना, t इज इक्वल टू 0- 40 ओम और ये 20 मिली हेनरी। ओके चलो, तो स्टेप नंबर 1 में देखो स्विच जो है वो पोजीशन 1 पर है। तो इसका मतलब 10 वोल्ट का ये वाला जो टर्मिनल है वो ओपन है। अब 10 वोल्ट का ये वाला टर्मिनल ओपन है मतलब उसमें से करंट फ्लो होगा ही नहीं। मतलब अपना जो सर्किट है उसमें 50 वोल्ट, 40 ओम एंड 20 मिली हेनरी, ये 3 कंपोनेंट्स ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 वोल्ट यहाँ पर आपने ड्रॉ नहीं किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट। तो अपने सर्किट में देखो ये 3 कंपोनेंट्स हैं। अब मुझे बताओ सर्किट कंप्लीट हो रहा है? यस, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सर्किट कंप्लीट हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है। तो वो कौन से कंडीशन में आ गया? स्टेडी स्टेट कंडीशन में। सो इंडक्टर इज अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। इसके पहले हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए वो सब नॉर्मल कंडीशन वाले थे, ये एग्जांपल स्टेडी स्टेट कंडीशन वाला है। तो इंडक्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन में, तो चेक करो ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज लिख के दिया है। सो टी इज इक्वल्स टू स्टेडी स्टेट कंडीशन का टेबल देखना, टी इज इक्वल्स टू 0- में इंडक्टर को कैसे रिप्लेस करेंगे? शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। तो इंडक्टर मैंने इरेज किया और वहां पर शॉर्ट सर्किट ड्रॉ किया, और उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो होगा IL0-। अब उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स कैसे आ गया? क्योंकि देखो ना ये करंट जो है I ऑफ 0- वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब फ्लो होगा तब वो कैसे जाएगा? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड्स। तो ये सर्किट के करंट ने डिसाइड किया इंडक्टर में से करंट कौन से डायरेक्शन में होगा। अब I0- कितना आएगा? सर्किट में देखो एक वोल्टेज है, एक रेजिस्टर है। सो ओम्स लॉ अप्लाई करो, 50 डिवाइड बाय 40, तो कितना आएगा? ये 5/4। 5/4 मतलब 1.25, 1.25 एम्पियर्स। अब सर्किट में से जितना करंट फ्लो रहा है सेम वही करंट इंडक्टर में से भी फ्लो रहा है, मतलब IL0- इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1.25 एम्पियर्स। ओके सो इंडक्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन में, क्यों स्टेडी स्टेट कंडीशन में? क्योंकि बिफोर स्विचिंग स्विच जब पोजीशन 1 पर था तब सर्किट कंप्लीट हो रहा था, सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा था, और सर्किट में से जब करंट फ्लो होगा तब वही करंट इंडक्टर में से भी फ्लो होगा। तो इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है मतलब वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में। करेक्ट। चलो, तो स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पर।
अब आता है स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2, t इज इक्वल्स टू 0 प्लस जस्ट आफ्टर स्विचिंग। अब आफ्टर स्विचिंग स्विच जो है वो पोजीशन 2 पर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब अभी ये 50 वोल्ट अपने कुछ काम का ही नहीं है। 50 वोल्ट का ये वाला टर्मिनल ओपन रहेगा ना, करेक्ट। सो 10 वोल्ट देन 40 ओम, ये करंट आएगा आई ऑफ 0 प्लस और इंडक्टर 20 मिली हेनरी। अब बिफोर स्विचिंग इंडक्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.25 एम्पियर। तो आफ्टर स्विचिंग भी इंडक्टर में से करंट कितना फ्लो होना चाहिए 1.25 एम्पियर। तो उसके लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। उसके लिए चेक करो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा। इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में, है ना। तो t इज इक्वल टू 0 प्लस में इंडक्टर जो है वो करंट सोर्स बिहेव करेगा। ओके, तो इस इंडक्टर को करंट सोर्स से रिप्लेस करेंगे और उसका डायरेक्शन कैसा होगा डाउनवर्ड्स, क्योंकि करंट जो है इंडक्टर का करंट वो डाउनवर्ड्स फ्लो रहा है। और कितना फ्लो रहा है 1.25 एम्पियर। तो करंट सोर्स का वैल्यू कितना लिया 1.25 एम्पियर। अब कुछ लोग यहां पर बोलेंगे कि ओम्स लॉ क्यों नहीं अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ अप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टर और करंट सोर्स तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड है। करंट सोर्स के सीरीज में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रिडंडेंट कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट्स अपने कुछ काम के नहीं होते हैं। तो सर्किट में से करंट कितना फ्लो रहा है जितना करंट सोर्स का वैल्यू है। तो सर्किट का करंट आई ऑफ 0 प्लस ये मिल गया मुझे 1.25 एम्पियर्स। ओके, चलो तो फर्स्ट कैलकुलेशन अपना कंप्लीट हो गया। 3 कैलकुलेशंस करना है। एक है आई ऑफ 0 प्लस 1.25, सेकेंड है डी आई अपॉन डी टी, नेक्स्ट है डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर। चलो तो स्टेप नंबर 2 का भी अपना कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब इंडक्टर यहाँ पर करंट सोर्स बिहेव कर रहा है। अब वो लाइफ टाइम के लिए करंट सोर्स बिहेव करेगा क्या? नहीं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए करंट सोर्स बिहेव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम वो अपने फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 3, t ग्रेटर देन 0 आफ्टर स्विचिंग। अब देखो यहाँ पर ये 50 वोल्ट ड्रॉ करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सर्किट में कहीं पर कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। अपने सर्किट में कौन आएगा 10 वोल्ट आएगा ना, 10 वोल्ट। नेक्स्ट, अब ये जो इंडक्टर है जो करंट सोर्स बिहेव कर रहा था फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो अपने फिर ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, मतलब फिर से वो इंडक्टर बन जाएगा। ये आएगा आई ऑफ टी 40 ओम। इंडक्टर का वैल्यू होगा 20 मिली हेनरी। ओके, अब चेक करो ये सभी कंपोनेंट्स कैसा है, सीरीज कनेक्टेड है। सीरीज है मतलब यहां पर हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन वी आर ऑफ टी इज प्लस वी एल ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी ऑफ टी। वी आर ऑफ टी रेजिस्टर का वोल्टेज इक्वेशन, आर आई ऑफ टी इंडक्टर का वोल्टेज इक्वेशन, वी एल ऑफ टी इज इक्वल्स टू एल डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी ऑफ टी सप्लाई वोल्टेज। अब आर का वैल्यू कितना है 40, तो 40 आई ऑफ टी प्लस एल का वैल्यू कितना है 20 मिली हेनरी, दैट इज 20 इंटू 10⁻³ डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज। कितना है सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट। 50 वोल्ट नहीं होगा, 50 वोल्ट सर्किट का पार्ट है ही नहीं, करेक्ट। सो सप्लाई वोल्टेज कितना है 10। अब चेक करो मुझे यहाँ पर डी आई अपॉन डी टी टर्म दिख रहा है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो यही पर हम लोग क्या करेंगे t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पुट करेंगे। तो पुट t इज इक्वल्स टू 0 प्लस, तो यह आएगा 40 आई ऑफ 0 प्लस प्लस 20 इंटू 10⁻³ डी आई ऑफ 0 प्लस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 10।
नेक्स्ट आई ऑफ जीरो प्लस का वैल्यू है 1.25. सो 40 इंटू 1.25 प्लस 20 इंटू 10⁻³ डी आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 10. चलो तो 40 इंटू 1.25 उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे. ऑलरेडी वहां पर 10 है तो ये राइट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा. सो 20 इंटू 10⁻³ डी आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 10 माइनस, इसका कैलकुलेशन अगर करोगे 40 इंटू 1.25 सो आंसर मिला 50. सो डी आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 50 माइनस 40 और ये वैल्यू राइट साइड शिफ्ट करो डिनोमिनेटर में 20 इंटू 10⁻³ सो ये आएगा 2. सो डी आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू -2. ये 10⁻³ ऊपर शिफ्ट करो +3 हो जाएगा. 2 इंटू 10⁻+3 यूनिट आएगा एम्पियर पर सेकेंड. चलो ये हो गया अपना सेकेंड आंसर, डी आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन डी टी. अब मुझे और एक वैल्यू की जरूरत है जिसमें डबल डेरिवेटिव है. तो ये जो इक्वेशन 1 है इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं. इसको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो बताओ 40 डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी प्लस 20 इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर आई ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है ना वो. चलो सो नेक्स्ट पुट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस तो ये आएगा 40 डी आई ऑफ जीरो प्लस डिवाइड बाय डी टी प्लस 20 इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब वैल्यूज पुट करो. डी आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन डी टी -2 इंटू 10⁻³ दिया है ना, तो ये आएगा 40 इंटू -2 इंटू 10⁻³ -3 नहीं है +3 है +3 प्लस 20 इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सो ये 40 इंटू 2 -2 -80 आएगा ना, और -80 इंटू 10⁻³ राइट साइड शिफ्ट करो प्लस हो जाएगा. तो 20 इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 इंटू -2 -80 राइट साइड शिफ्ट किया +80. सो 80 इंटू 10⁻³ फिर इसको राइट साइड शिफ्ट करो डी स्क्वायर आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 20 इंटू 10⁻³ सो ये आएगा 4. सो डी स्क्वायर आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ये -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा एंड 3 + 3 6 हो जाएगा. सो 4 इंटू 10⁻6 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर. मुझे 3 वैल्यूज कैलकुलेट करने थे. फर्स्ट था आई फॉर जीरो प्लस, सेकेंड था डी आई अपॉन डी टी फॉर जीरो प्लस एंड थर्ड था डी स्क्वायर आई फॉर आई जीरो प्लस अपॉन डी टी स्क्वायर. करेक्ट. सो ये क्वेश्चन स्टेडी स्टेट वाला था. इसके पहले जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे वो सब नॉर्मल कंडीशन वाले एग्जांपल्स थे. ये वाला एग्जांपल स्टेडी स्टेट कंडीशन वाला एग्जांपल था. मतलब बिफोर स्विचिंग इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा था. अब ऐसे बहुत सारे वीडियोस एप्लीकेशन में एनटीसीएस के कोर्स में अवेलेबल है. तो जो स्टूडेंट ने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास. जल्दी से जल्दी कोर्स परचेस करो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा जिसमें
क्रैश कोर्स के वीडियोस अवेलेबल है, प्लस रेगुलर बैच के भी लेक्चर्स अवेलेबल है। रेगुलर बैच के जो लेक्चर के वीडियोस हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, आपको एक लिंक मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक करना है और आप सीधा जाओगे फिर एप्लीकेशन में NTCS के कोर्स में, तो वो आपको परचेस करना है। एंड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलो। और आपके जो भी टॉपिक्स है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आया है, वो टॉपिक्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने का काम हम लोग शुरू करेंगे। आपने जो कल के वीडियो में टॉपिक डाला था इफेक्ट ऑफ जीटा करके, इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग फैक्टर, तो उसके रिलेटेड वीडियो में जल्दी ही अपने आरकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा। थैंक यू। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।